नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम आपसे बातचीत करेंगे समापन की स्थिति में कंपनी के लेखे। यह आपका चैप्टर है और इस चैप्टर के अंतर्गत आपको जब कंपनी का समापन कर दिया जाता है उसके बाद एक निस्तारक की नियुक्ति की जाती है और निस्तारक द्वारा एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है जिसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं। आज हम इसी के बारे में आपसे बातचीत करेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है और इसको किस प्रकार से तैयार किया जाता है। सभी विद्यार्थी विशेषकर हमारे एमकॉम प्रीवियस ईयर और बीकॉम भाग थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुनेंगे और इसको समझेंगे क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और CA CS के भी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे जरूर किए जाते हैं। तो पूरा ध्यान से सुने। शुरू करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बारे में एक स्टेटमेंट का प्रारूप दिया गया है और हम स्टेप बाय स्टेप इसको आपको बताते चलेंगे। तो आप नोट करते जाइए। जैसे ये फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये आपको प्रारूप दिया गया है। स्टेटमेंट एज टू द अफेयर्स ऑफ लिमिटेड ऑन द डे ऑफ ईयर बिगिनिंग being the date of winding up order appointing provisional liquidator or the date of direct by official liquidator as the case say be showing statement as estimated reasonable value and liabilities expected to rank। ये आपका प्रारूप दिया गया है। सभी विद्यार्थी इस प्रारूप को मेरे साथ साथ तैयार करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये देखिए सबसे पहले लिस्ट तैयार करेंगे। ए लिस्ट ये आपको असेट्स नोट स्पेसिफिकली प्लेज्ड एज पर लिस्ट ए, वह संपत्तियां जो गिरवी नहीं रखी गई हैं उन संपत्तियों की ये लिस्ट है और इस लिस्ट में आपको उन्हीं संपत्तियों को शामिल करना है जिन संपत्तियों को गिरवी नहीं रखा गया है। यानी गिरवी जिन संपत्तियों को रखा गया है उसको आपको अलग से शो करना है। तो एस्टिमेटेड वैल्यू लेंगे, रीजनेबल वैल्यू लेंगे। जैसे बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड डेटर्स, लोन्स एंड एडवांस, अनपेड कॉल्स। आपकी अनपेड कॉल्स को भी यहाँ पर आपको उसमें शामिल करना है। ये देखिए मैंने इसको अंडर मार्क कर दिया है। कॉल्स, अनपेड कॉल्स। स्टॉक इन ट्रेड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज, लैंड एंड बिल्डिंग, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, fittings, utensils and investment and other than marketable securities, livestock and other properties। ये आपको उन संपत्तियों को लेना है जिन संपत्तियों को गिरवी नहीं रखा गया है। गिरवी रखी गई संपत्ति को हम अलग लिस्ट में इंक्लूड करेंगे। और मूल्य कौन सा लेना है? एस्टिमेटेड रीजनेबल वैल्यू लेनी है आपको। अब आता है लिस्ट बी, असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड एज पर लिस्ट बी, वह संपत्तियां जो गिरवी रखी गई हैं। पूरा ध्यान से समझना है। यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट के अंदर एक टेबल तैयार करेंगे और इसमें A, B, C और D। सबसे पहले उस संपत्ति की एस्टिमेटेड रीजनेबल वैल्यू अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद में ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स
उस संपत्ति को किसके बदले गिरवी रखा गया है उसका मूल्य आएगा। डेफिशिएंसी रैंकिंग एज अनसिक्योर्ड, अगर ए अमाउंट कम है बी से तो आपकी डेफिशिएंसी है, और ए अमाउंट ज़्यादा है बी से तो आपका सरप्लस है। ये आपको इसमें शो करना है। असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड एज पर लिस्ट बी, यहाँ पर लिस्ट बी खत्म हो गई है। अब आपको बैलेंस कैरी करना है। एस्टिमेटेड सरप्लस फ्रॉम असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड कॉलम टू कैरी टू लास्ट कॉलम, अगर लास्ट कॉलम में सरप्लस है तो आपको इसको बैलेंस को कैरी करना है। ए वाला जो टोटल आएगा उसमें बी का टोटल आपको ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड टोटल असेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स डिवेंचर होल्डर्स सिक्योर्ड बाय ए फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कैरी फॉरवर्ड। ये आपको बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लेना है और ये किसको पेमेंट करना है ये आपने इसमें शो कर दिया। फिर आपको समरी इसमें आपको शो करनी है। समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स, आपकी टोटल एसेट्स कितनी है, इसमें अदर रिलीजनेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड उसका मूल्य आएगा, और अदर एसेट्स बी की और ए की टोटल एसेट्स को आपको इसमें शो करना है और फिर उसका टोटल आपको लिखना है। आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर टोटल लिखना है और बैलेंस जो हमने ए और बी का था उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। ये देखिए, अब ये दोनों तरफ से आपको तैयार करना है ग्रॉस लायबिलिटीज, और यहाँ पर आपको पेमेंट करते हुए जाना है। आपने बैलेंस लिया है, एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय ए फ्लोटिंग चार्जेज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ब्रॉड फॉरवर्ड। आपने पीछे से बैलेंस लिया है और इनको पेमेंट आपको करना है। अब शुरू होती है लायबिलिटीज। सबसे पहले टू बी डिडक्टेड फ्रॉम सरप्लस और एडेड एज टू डेफिशिएंसी एज द केस में बी सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट बी। अगर लिस्ट बी में आपको लॉस हो रहा है तो उसको सबसे पहले यहाँ पर शो करना है। टू एक्सटेंड टू विच क्लेम्स आर एस्टिमेटेड टू बी कवर बाई सेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड आइटम ए और बी विच एवर इज लेस इंसर्ट इन ग्रॉस लायबिलिटी कॉलम ओनली। ये करने के बाद सबसे पहले लिस्ट सी तैयार करेंगे और वो लिस्ट जिसको बोलेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी डिडक्ट कर देंगे। इस आप ग्रॉस लायबिलिटीज में से आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर शो करना है, इस तरफ भी आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर शो करना है, इस तरफ आपको ऐड करते जाना है, उस समय आपको लेस करते जाना है। यहाँ पर आपको इस अमाउंट को लिखने के बाद लेस करना है और यहाँ पर लिखने के बाद आपको प्लस करना है। ये अमाउंट पेड करने के बाद आपके पास एस्टिमेटेड बैलेंस ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय ए फ्लोटिंग चार्जेज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर डिडक्ट डिबेंचर होल्डर एंड creditor secured by a floating charges as per list D. Debenture holder and creditor secured by a floating charges as per list D. ये D लिस्ट में आपको डिवेंचर होल्डर को इसमें शामिल करना है और जो फ्लोटिंग चार्जेस द्वारा सुरक्षित है। ये पेमेंट करने के बाद इस तरफ फिर वापस से अमाउंट को ऐड करना है और इसमें आपको लेस करना है और एस्टिमेटेड सरप्लस या डेफिशिएंसी एज रिगार्ड डिवेंचर होल्डर। इसके बाद ये डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आएगा
अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट ई। अब आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में आपको एक स्टेटमेंट तैयार करना है। इसी के अंदर एस्टिमेटेड अनसिक्योर्ड बैलेंस ऑफ क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स partly secured of specific assets brought from C. Trade accounts, bills payable, outstanding expenses, बैंक ओवरड्राफ्ट, कंटीजेंसी लायबिलिटीज, इन सब का टोटल कर देंगे तो आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट ई का बैलेंस आ जाएगा। यह सब लेस करने के बाद एस्टिमेटेड सरप्लस या डेफिशिएंसी एज रिगार्ड क्रेडिटर्स बीइंग डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस असेट्स एंड लायबिलिटीज, जो डिफरेंस आएगा वो आपको यहाँ पर शो करना है। ग्रॉस असेट्स में से आपको ग्रॉस लायबिलिटी, ये डिफरेंस आएगा ग्रॉस असेट्स एंड ग्रॉस लायबिलिटीज का। जो अमाउंट आएगा उसको अगर सरप्लस है तो आपको इश्यूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल यहाँ पर लिखनी है। कौन सी? प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर की टोटल अमाउंट यहाँ पर लिखना है। और कौन सा अमाउंट लिखना है? कॉल्ड अप कैपिटल एज पर लिस्ट एफ। और उसके बाद आपको लिखना है इक्विटी शेयर कैपिटल एज पर लिस्ट जी। इन सब को पेमेंट करने के बाद अगर आपके पास एस्टिमेटेड सरप्लस है तो सरप्लस, और डेफिशिएंसी है तो डेफिशिएंसी एज रिगार्ड मेंबर्स एज पर लिस्ट एच का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे लास्ट में जो लिस्ट तैयार होगी उसको बोलेंगे एच, जिसमें आपको एस्टिमेटेड सरप्लस पब्लिक डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एज पर रिगार्ड्स मेंबर्स एज पर लिस्ट एच। तो इस प्रकार से हम समापन की स्थिति में कंपनी के लेखे या जो तैयार करते हैं, इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का एक स्टेटमेंट तैयार करना पड़ता है, जिसमें आपको कंपनी की संपत्तियों को विक्रय करने के बाद और जो गिरवी रखी गई संपत्ति है उसको, जितना अमाउंट आपने गिरवी रखा है उसका पेमेंट करने के बाद जितना सरप्लस बचता है उसको ऐड करेंगे और उसमें से आपको लेनदारों को पेमेंट करना है, जिसमें ड्यू टू सिक्योर्ड होंगे जो आपने सिक्योर्ड किए गए हैं संपत्ति के द्वारा, उसका पेमेंट किया जाएगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट किया जाएगा, डिबेंचर होल्डर का पेमेंट किया जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट किया जाएगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और उसके बाद आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। इस प्रकार से ये स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।